सबसे पहले ईमान मज़ारी साहिबा को सज़ा सुना दी गई, उनके शौहर हादी अली चट्टा को भी सज़ा सुना दी गई है। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें नेफे से पकड़ा, उन्हें गर्दन से दबोचा और टॉर्चर करते हुए लेकर साथ चले गए। अब ख़वातीन के ऊपर मर्द हज़रात इस तरह तशद्दुद करेंगे, ये पाकिस्तान में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स, एक नई किस्म की पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। कल अगर मरियम नवाज को या बख्तावर को या उसकी बहन है छोटी आसिफा, अगर इनको चपेड़े चुपेड़े मारे पुलिस वाले या इनको गर्दन से पकड़ के दबोच लें या इनके नेफे में हाथ डाल दे, तो फिर पीएमएलएन कैसे मजम्मत करेगी? ये सवाल तो पैदा होगा ना। अपनी जगह पे ये सवाल रहेगा कि अगर कल आसिफ अली जरदारी की बेटी या नवाज शरीफ की बेटी या मरियम नवाज की बेटी के नेफे में हाथ डाल दे कोई पुलिस वाला और वो गिच्ची से पकड़ ले और पकड़ के घसीटता हुआ ले जाके उठा के पुलिस की गाड़ी में फेंक दे और फिर तशद्दुद का निशाना बनाए, खाना और पानी भी ना दे, तो फिर ये कैसे मजम्मत करेंगे? ये मजम्मत नहीं कर पाएंगे, जब ये मजम्मत करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम इनकी मुरम्मत करेगी। इसके ऊपर जो अता तारड़ ने एक ट्वीट किया, वफाकी वजीर इत्तलात, ये ट्वीट हमने संभाल कर रखना है। मेरी पाकिस्तानियों आपसे गुजारिश है कि ये संभाल के रखिएगा। मैंने ट्वीट भी किया इसको कि जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। पीका का पहला सरकारी और हतमी नतीजा, और अल्लाह से डरना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो ये ट्वीट हमने इनको दिखाना है जिस वक्त ये इस चक्की में आएंगे और इनको इस चक्की में पीसा जाएगा। यानी एक लम्हे के लिए सोचे ना कि आसिम मुनीर की बेटी के साथ यही हो, ये जो अभी हुआ ईमान मज़ारी के साथ। जैसे ईमान मज़ारी के साथ वो आज़ादी मांगती है ना, और क्या मांगती है? इंसानी हकूक मांगती है। अगर किसी जर्नैल की बेटी नहीं मांगती या फील्ड मार्शल की बेटी नहीं मांगती तो भी उसका कसूर है, आपने उसकी और तरह तरबियत की है। ये बच्चे आज़ाद पैदा हुए, इनके दिमागों में गुलामी नहीं है, ये आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बहरहाल सजा सुना दी गई ईमान मज़ारी को और उनके शौहर को। मजमूई तौर पे 17 साल ये सजा बनती है। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी इन्हें कर दिया। यही पीका कानून एक दिन पीएमएलएन पे लगेगा, बस आपने भूलना नहीं है, भूलने नहीं देना। यही बिलावल पे भी लगेगा, आपने भूलना नहीं है, भूलने भी नहीं देना। यही फजल रहमान पे लगेगा जो इस सिस्टम का सहूलतकार है, आपने भूलना नहीं है और भूलने भी नहीं देना। अदालतें कई मरतबा इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए कह चुकी, बहुत दफा कहा अदालतों ने कि लाओ इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश करो। आज तक कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी लिंक डाउन हो गया, कभी इमरान खान साहब का वहां पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही अदालत ने कहा कि ईमान मज़ारी को और उनके शौहर को वीडियो लिंक पे पेश करो, तो 5 मिनट लगे, सिर्फ 5 मिनट लगे। जज मजूका साहब ने जितने भी किसी मुलजिम को हक मुयस्सर होते हैं वो सारे छीन लिए। मिसाल के तौर पे ये साकिब बशीर साहब बताते हैं, जज अफजल मजूका ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का आज हक के जिरा खत्म कर दिया, 342 का बयान देने का हक भी खत्म कर दिया और फिर हतमी दलाइल का हक भी खत्म कर दिया और 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। ये तो जनाब मजबूरी तौर पे 17 साल बनती है, दीगर सजाएं भी हैं इसके अंदर। अब ईमान मज़ारी के बारे में जब जज ने कहा जी पेश करें उन्हें ऑनलाइन, तो अदालत क्यों नहीं लेकर आ रहे जनाब उन्हें? लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है। एक निहत्ती लड़की से, कमजोर लड़की से आप इतना डर गए हैं। बहरहाल चले, उन्होंने कहा जी पेश करें, तो 1 मिनट से भी कम वक्त में इन्हें पेश किया गया, थोड़े से वक्त के लिए, और अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जज मजूका ने कहा कि आप जरा शुरू करें। ईमान मज़ारी ने पहले पूछा कि क्या मीडिया यहां पे मौजूद है अदालत में? फिर कहा हम पे तशद्दुद किया जा रहा है, हमें पानी और खाना नहीं दिया जा रहा, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, ये जज को कहा, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। ईमान मज़ारी पहले उठकर चली गई, फिर हादी अली चट्टा कुछ कहना चाहते थे, फिर वो भी उठकर चले गए। वीडियो लिंक बंद हो गया। जज साहब ने अपने अमले को कहा ये क्लिप काट कर मुझे भेज दें और फैसले का इंतजार करें, फैसला देता हूं। फिर जज ने वही फैसला कहा जो जज को लिख कर दिया गया था। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरा एक आप इस फैसले के अंदर ना, ये एक पैराग्राफ है, ये देखिएगा। प्रमोटेड द एजेंडा ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, द अक्यूज्ड पर्सन डिक्लेयर्ड द पाकिस्तान स्टेट एज टेररिस्ट स्टेट इन देयर ट्वीट्स। करंटली देयर आर 4 countries designated as terrorist states, which are Cuba, the Democratic Republic of Korea, Iran and Syria। यानी आपकी अदालत फैसले में कह रही है कि इस वक्त दुनिया में 4 दहशतगर्द ममालिक हैं, जिनमें एक शाम है, एक ईरान है और एक कोरिया है और एक क्यूबा है। अंदाजा करें आप, आपकी अदालत कह रही है। और भाई दुनिया तो कहती रहती है पाकिस्तान इसको मानता है या नहीं मानता। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है? तो हमने जो ताल्लुकात रखे हुए हैं एक दहशतगर्द रियासत के साथ रखे हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद में ईरानी सफीर क्यों है? हमारी जगह जगह ईरान के कौंसल खाने क्यों हैं? और पाकिस्तानी सफारत खाना फिर ईरान में क्यों है अगर एक दहशतगर्द मुल्क है वो? तो यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि ये जज के दिमाग में बात कहां से आई। वो कह रहे जी बोथ द अक्यूज्ड पर्सन्स आर एडवोकेट्स बाय प्रोफेशन एंड दे हैव फुली एक्नॉलेज दैट द पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट स्टेट्स, बट दे हैव इंटेंशनली इन देयर ट्वीट्स mentioned the Pakistan as a terrorist state, which in fact is the agenda of BLA and TTP.
देखिए ये जो जुमले हैं ना, कह रही थी कि इस लिस्ट के अंदर जो बनी हुई है आदमी सत्ता में, इसमें पाकिस्तान तो है ही नहीं दहशतगर्द रियासत के तौर पे, लेकिन ये वकील हैं, ये जानते भी हैं, इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा। दर हकीकत ये बीएलए और टीटीपी के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। अब जरा एक बात आप ज़हन में रखें कि ये जो जुमले लिखे गए हैं ना, ये एक अदालत के जुमले है ही नहीं। मैंने कई वकला को दिखाया, मैंने कहा जी आप इनको पढ़े ना, आप बताएं कि आपको जज ऐसा लिखता है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये जज का नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक सहाफी हूं, सारी जिंदगी इन्हीं चीजों को पढ़ने में गुजरी है, तो इस किस्म के ना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उनमें इस किस्म की तहरीर होती है। ये तहरीर और ये सारी चीजें कहीं और बनकर आई हैं, ये फैसला भी कहीं और ही बनकर आया, और ये फैसला यहां पे जज साहब को दिया गया, जज साहब ने एज इट इज सुना दिया। इससे ज्यादा इसमें और कोई कहानी और इसकी कोई और औकात नहीं है। तो मैंने कल पाकिस्तानियों को कहा था अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाएं, उन्हें गुलामी सिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने जूते पॉलिश करने हैं। मरियम नवाज की बेटियों के, उनके पोते पोतियों के, जरदारी के भी नवासियां नवासे पैदा हो गए हैं, उनके भी जूते पॉलिश करने हैं, और जो भी जर्नैल आए उसके बच्चों के भी जूते पॉलिश करने हैं। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम आप पाकिस्तान में बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हाँ ये कि आते जाते कोई पुलिस वाला चपेट मार दे तो गिला नहीं करना, आते जाते कोई कपड़े उतार के तलाशी ले ले तो गिला नहीं करना, कोई वैसे किसी बड़े आदमी को गुस्सा आ जाए, कोई चार ठुड्डे मार दे तो ज्यादती कर दे, कोई ऐसी चीज कर दे, आपने बुरा नहीं मनाना। अगर आपकी बच्चियां किसी जज की गाड़ी के नीचे आ जाए तो बिल्कुल आपने माइंड नहीं करना। अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि अगर जज का बच्चा आपको गाड़ी के नीचे दे दे, किसी जर्नैल का बच्चा आपको गाली दे दे, चपेट मार दे, कोई ज्यादती कर दे, किसी कर्नल की बीवी आपको ठुड्डे छुड्डे मार दे, तो आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना। कोई सियासतदान अगर आपको लूट कर ले जाए, आपका कारोबार लूट ले, तो आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाइए, उन्हें बताइए कि अगर पुलिस वाला थप्पड़ मारे तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, कोई बिला वजह आपको तंग करे तो आप बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख सकते। अच्छा गुलाम अपनी आने वाली नस्ल को आप बना दें। ये कर लेंगे तो आपके बच्चे कुछ हद तक महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद गुलामी में जिंदगी गुजारे, तो फिर उठ के इस गुलामी के सिलसिले को बंद करें और खत्म करें ड्रामा। ये जो 70-80 साल से पाकिस्तान को गिरफ्त में लिया हुआ, काबू किया हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत से लेके मुआशरत तक हर चीज का, कारोबार इंसानों के तबाह कर दिए, पाकिस्तान का हर चीज पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने, पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। तो फिर आप निकलिए और निकलकर पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए आजाद करवाइए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करें, तो फिर आप गुलामी छोड़ दें और निकलकर चंद दिनों में पुरअमन तरीके से इनका किबला दुरुस्त कर दें। बस चंद दिन की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। एक आदमी जो दुनिया का मशहूर तरीन आदमी है, मकबूल तरीन आदमी है, वो आदमी जेल काट रहा है आपके बच्चों के लिए, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मर्जी है आपकी भाई। अब नादरीन, रिजवी बरादरान में से एक की बाजियाबी की खबर आ रही है कि छोटा वाला भाई कहीं मिल गया इन्हें और ये गिरफ्तारी डाल रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि इनमें से एक जख्मी भी है, अल्लाह करे वो जिंदा हो, और दूसरे के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये गिरफ्तार हो गए दोनों, और ये एजेंसियों की हिरासत में, एजेंसी ने उठाकर ले गई है, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये दोनों भाई हैं। अब जनाब ये खबर दी जा रही है कि इनमें से एक गिरफ्तार हो गया। तो बस अब मेरे ख्याल में मामला तो पूरा हो गया। जो इन्होंने अब इसराइल के साथ भी मामला करने थे वो भी हो गए, किसी ने सर भी नहीं उठाया, तरीके लबैक तो बिल्कुल नजर ही कहीं नहीं आई। और पाकिस्तान में ये सारा कुछ जो भी हुआ, गजा पीस बोर्ड के हवाले से इसराइल के साथ एक शानदार वर्किंग रिलेशन पाकिस्तान ने पहली मरतबा तारीख में कायम किया। शहबाज शरीफ साहब ने जो ये पेपर उठा के दिखाया, तो ये तस्वीर पाकिस्तान की एक तारीखी तस्वीर है, जो ये बताएगी कि पाकिस्तान की पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप की बरकत से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दिन रात की मेहनत के नतीजे में इसराइल और पाकिस्तान पहली मरतबा करीब आए थे। ये तस्वीर हमेशा तारीख में इस अलामत के तौर पे जिंदा रहेगी, और इसको सेलिब्रेट भी बहुत किया शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने। वहां पे ये बहुत खुश थे, कह लगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इनके चेहरों पे शादमानी टपक रही थी। तो अब इन दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी उसकी डाल दी है, तो अगर दूसरा मौजूद हुआ तो उसकी भी डाल देंगे। सुहेल अफरीदी का नादरीन फिर से बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ मर्दान में, नौशहरा में बड़ी तादाद में लोग निकले, लोग रिएक्शन दे रहे हैं, और हर चौक डी चौक का जो नारा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं लेकिन फिर भी आपको एक बात कहूंगा, ये मोबिलाइजेशन है, इसके अंदर ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। ये अभी भी दाव पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या अपोजिशन वाले। वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मोबिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अवाम के अंदर हमारा बयानिया बढ़ रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बड़ी गैर मकबूल है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत गैर मकबूल है, लिहाजा लोग खुद ही निकलकर पाकिस्तान बंद कर देंगे। ये इस दाव पे बैठे हुए हैं। बेशक सुहेल अफरीदी ने बड़े बड़े इज्तिमा किए, वो बेचारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के जा रहा है, कभी वो लाहौर पहुंच जाता है, कभी कराची पहुंच जाता है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, उसने कोयटा भी जाना है। तो एक तरफ सुहेल अफरीदी है, वो अपना दौर लगा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम किया कि ग्राउंड के ऊपर जो काम करना था, स्ट्रीट मूवमेंट एक साइंस है, आपकी हर गली में हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है। लेकिन उस हवाले से मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टके का काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इस दाव पे बैठी हुई है कि लोग सुहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की मकबूलियत और इस चक्कर में
जो इमरान खान साहब ने कह दिया बस लोग निकल आएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, बगैर प्लानिंग के ऑटो पे लग के सारा कुछ हो जाएगा, इनके दिमाग में ये है। इम्कान है शायद ये हो जाए, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये ऐसे होता नहीं है। जब तक तंजीम ना हो, जब तक सबको पता ना हो किसने कहां जाना है, किसने क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से चौक में कौन से नौजवान जाएंगे, किस तरह वो एहतजाज करेंगे, जब तक लोगों के पास मंसूबा नहीं होगा ग्राउंड के ऊपर, कुछ नहीं होगा। चंद घंटे का एहतजाज है, हो सकता है जहां पे बड़े बड़े लोग निकलेंगे वहां पे और लोग निकल आएंगे, लेकिन मोमेंटम तो बना। सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम तो बनाया अपने तौर पे, जितना वो जोर लगा सकता था उसने अपना जोर तो लगाया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा जुमेरात को मुलाकात के लिए मैं अडियाला जाने का भी ऐलान करता हूं। अब वो जुमेरात को अडियाला जाएंगे। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जुमेरात को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखते हैं, क्योंकि जुमेरात से पहले मंगल आएगा, मंगल को इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, तो इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी की भी हो जाएगी अगर होनी होगी तो, और मंगल को ही आइडिया हो जाएगा कि जुमेरात को क्या होने वाला है। तो सुहेल अफरीदी का ये कहना है कि जुमेरात को अडियाला जाने का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी मैं वहां जाऊंगा और जाके कोशिश करूंगा। नादरीन, जिस रजीम को तब्दील किया बड़ी मेहनत से जनरल बाजवा ने, जनरल नदीम अंजुम ने, जनरल फैज ने, जनरल आसिम मुनीर ने, क्योंकि आसिम मुनीर का किरदार यह है कि इलेक्शन में लोग ले आए थे वापस इमरान खान को, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब की जगह फॉर्म 47 थमा दिए पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को, और इनकी एक हुकूमत बना दी जाली, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। अब जिसकी हुकूमत गिराई थी उस दौर में आटा 1100 रुपए का था, 20 किलो का थैला। कितने का था? 1100 रुपए का 20 किलो आटे का थैला था, जो जनरल बाजवा को और जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं आया। और इस वक्त जो सस्ता आटा मिल रहा है उसकी कीमत है 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक पहुंच गया। 1100 का महंगा था, 3000 रुपए का सस्ता है, क्योंकि ना 1100 वाला आसिम मुनीर ने या जनरल बाजवा ने खरीद के लाना था, ना 3000 वाला इन लोगों ने खरीद कर लाना है। सरकारी नौकरी है, मौजा ही मौजा। खरीदना तो बेचारे गरीब आदमी है जिसने वोट डालना था, तो उसने वोट डाल दिया इमरान खान को। इन्होंने वोट का रुख मोड़ के इधर को कर दिया। इन्होंने बना दिया पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में, जाली हुकूमत बना के बिठा दी। तो इन्होंने आटा खरीदा हो तो इनको पता हो ना, ये तो बंद कमरों में बैठ के फैसला करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कभी आटा, कभी चीनी, कभी दालें कभी खरीदी हो तो इनको पता हो ना। इन्हें तो जनाब राशन मिलता खुला, और वो भी बहुत कीमती। बहरहाल आटे की नई कीमत है और पूरे सूबे के अंदर से, हर सूबे के अंदर से आ रही। कहीं पे 2960 का है, कहीं पे 2933 का है, रावलपिंडी में, क्वेटा में 2850 रुपए का है, हैदराबाद में जो है वो सबसे सस्ता 2760 रुपए का है, और बाकी जगहों पे इससे भी महंगा है, 3000 रुपए तक तो पहुंचा हुआ है। सिंध में कई इलाकों में कुछ सस्ता है, जो देही इलाके बेचारे जहां पे किसान खुद अपनी गंदम बंदम लगाते हैं वहां पे उस तरह डिमांड नहीं बढ़ती, वहां पे थोड़ा सस्ता है, लेकिन शहरी इलाकों में बहुत महंगा आटा। तो ये जनाब पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने ये तजर्बा किया। अब आए नाजरीन एक और खबर की तरफ। DGISPR से ना एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जनाब ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो 80 रुपए का, पाकिस्तान में 280 रुपए का है, ये क्या बात है? यानी पाकिस्तान में डॉलर जो है वो इतना महंगा, अफगानिस्तान में 70 से 80 रुपए का, ये क्यों है? तो DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी करते हैं तो आगे पीछे से डॉलर देते रहते हैं। दहशतगर्दी से इतने डॉलर मिलते हैं, इतने डॉलर मिलते हैं दहशतगर्दी से, तो हमारे डॉलर कहां गए जो हमने इतना अरसा दहशतगर्दों को पाला? हमारे डॉलर कहां गए जो हमने इतना अरसा दहशतगर्दों को ट्रेंड किया? हमारे डॉलर कहां गए जो हमने इतना अरसा दहशतगर्दों को ला ला कर बसाया? हमारे डॉलर कहां गए? और अफगानिस्तान किसके कहने पे दहशतगर्दी करता है? क्या इंडिया के कहने पे? इंडिया के साथ आपके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पानी तक तो आप उनसे वापस ले नहीं रहे। क्या इसराइल के कहने पे? इसराइल के साथ आपने वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर दिया है। क्या ईरान के कहने के ऊपर? ईरान के साथ तो आपके ताल्लुकात हैं। अमेरिका के कहने के ऊपर? अमेरिका की आप गोद में बैठे हुए हैं। तो कौन है जो उन्हें डॉलर दे रहा है और कह रहा है जनाब इतने जाके अटैक कर दो? कौन कह रहा है? किसी का नाम लेना, बताएं कौन कह रहा है। इंडिया का नाम आप लेंगे तो इंडिया क्यों वहां पैसे देगा? इंडिया के साथ तो आपके बेहतरीन ताल्लुकात हैं इस वक्त। इंडिया को क्या चाहिए? पानी चाहिए, इंडिया ने रोक लिया। इंडिया को क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए, वो उनके पास है। और उन्हें क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान से? ना आप उनसे कश्मीर वापस मांग रहे हैं, ना उनसे आप अपना पानी छुड़वा पा रहे हैं, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, फजल रहमान साहब की घुमन घेरियां देख के बहुत मजा आ रहा है। फजल रहमान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सियासत कश्मीर पे, फलस्तीन पे रखे की, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रखे की, सारी जिंदगी उन्होंने ये चूरन बेचा फौज के साथ मिलकर, क्योंकि फौज के पास भी यही था बेचने के लिए। वो यही कहते थे कि हम यरूशलेम चले जाएंगे, हम दिल्ली फतह कर लेंगे, हम श्रीनगर फतह कर लेंगे, हम यरूशलेम को फतह कर लेंगे, और वहां जाकर हम बैठ जाएंगे, हम काले झंडे लेकर निकलेंगे। यही सौदा पाकिस्तान के मौलवी बेचते थे। अब मौलवी बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं। फजल रहमान साहब को समझ नहीं आ रही मैं जाऊं किधर। ये वो बढ़के भी नहीं मार सकते, क्योंकि सारी जिंदगी जिनके साथ रहे उनके खिलाफ बढ़के तो नहीं मारी जाती ना। परवेज मुशर्रफ को सबसे बड़ी सपोर्ट LFO में किसने की थी? फजल रहमान साहब ने की थी। जियाउल हक के साथ बड़ी सपोर्ट किसकी थी? इन्हीं मौलवियों की थी। तो हर डिक्टेटर के साथ ये मौलवी हमेशा जाकर खड़े हुए। हाँ, लेकिन जब वो कमजोर पड़ जाता है, गिरने लगता है, तो ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, साथ ही हीरो बन जाते हैं। जब आसिम मुनीर कमजोर हो जाएंगे ना, तो ये सारे आसिम मुनीर को भी धक्का लगा रहे होंगे। फजल रहमान साहब तब बड़ी जोर जोर से बढ़के मारेंगे। आजकल ना मेमने की तरह इनकी आवाज निकलती है। इमरान खान के दौर में जब कुछ नहीं हो रहा था तो बब्बर शेर की तरह आवाज निकलती थी फजल रहमान की। आजकल जब बहुत कुछ हो गया, फजल रहमान साहब की आवाज मेमने की तरह निकलती है। बहुत सारे मौलवी बेचारे
फिक्रमंद है कि आइंदा अपने सियासत किस बात पे करनी है। कई मौलवी बेचारे मंजरे आम से गायब भी हो गए। हाँ, मगरबी मीडिया बोल रहा है, मगरबी मीडिया इसे बोर्ड ऑफ वॉर क्रिमिनल्स लिख रहा है। वो इसे एक बैनुल अक़वामी धोखा करार दे रहे हैं और अफसोस है कि हम इस धोखे का भी हिस्सा बन गए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का गजा मास्टर प्लान हकीकत से बहुत दूर है और जमीनी हकायक से मुतजाद है। यानी जो इनका प्लान है वो जमीनी हकायक से बिल्कुल अलग थलग है, वो वहां पे मुमकिन नहीं है। गजा पीस बोर्ड का जो चार्टर लीक हुआ है, जरा उसके चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूं। इस पूरे चार्टर में कहीं भी गजा का जिक्र नहीं है। ये जो आप इसको भी नाम दे रहे ना, गजा पीस बोर्ड, इसका नाम फ्यूचर में पड़ जाएगा बोर्ड ऑफ पीस। ये इसका फ्यूचर में नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। और ये चार्टर गजा का नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी 2803, ये उससे मुताबिकत भी नहीं रखता। ये जो गजा पीस बोर्ड है, इसका जो चार्टर है, बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गजा के बारे में नहीं है, ये बाकी भी इधर उधर की चीजें भी किया करेगा और बहुत सारी चीजें करेगा। ये एक मुतबादिल इदारा अमेरिका ने खड़ा कर दिया अपने मफाद के लिए। फिर इसमें इसराइल को इन्वाइट किया गया, इसमें फलस्तीन को इन्वाइट ही नहीं किया गया। इसराइली वजीर आजम स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए नहीं गया शमूलियत के लिए क्योंकि स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने यह कह दिया था कि अगर नेतन्याहू यहां पे आया तो वो वॉर क्रिमिनल है और हमारे पास उसका वारंट है, हम उसे यहां पे गिरफ्तार करने पे मजबूर हो जाएंगे, लिहाजा फिर वो वहां पे नहीं जा सका नेतन्याहू। ये यूरोप के अंदर है जनाब, ये जो स्विट्जरलैंड है, यूरोप के अंदर इस चीज के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं और यूरोप इसका हिस्सा नहीं बना। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी होते हुए जिंदगी में, ये उनमें एक अछूती चीज हो रही है कि वो सारे मुल्क जो इंग्लिश बोलते और समझते हैं, जो अंग्रेज हैं, जिनका एक नेचुरल अलायंस है अमेरिका के साथ, वो सारे ममालिक अमेरिका से दूर होते चले जा रहे हैं। और वो ममालिक जिनका अमेरिका के अंदर हमेशा उन ममालिक के अंदर नारे लगते रहे एंटी अमेरिका, वो सारे अमेरिका की झोली में आते जा रहे हैं एक एक करके। नाज़रीन, एक और बंदा भी था, आपको याद होगा, लाल टोपी पहनता था, बंदूकें हाथ में पकड़ के प्लाटों में दौड़े लगाता था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी उधर भागता था। वो लाल टोपी वाला मिल ही नहीं रहा कहीं पे, उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए कि वो लाल टोपी वाला भी तो बताया ना कि अब उसने कौन सा मंजन बेचना है। सारी जिंदगी वो कभी कर्नाटक में गोते लगाता था, फिर वहां से कहता था मैं कुस्तुनतुनिया पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से कहता था घोड़ों पे बैठ के मैं यरूशलेम चला जाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां उसने कौम को कराई हैं। यहाँ पे एक पिस्तौल लगा के तो अंडे बॉयल रहा था, कभी बॉयल कर रहा था, कभी उनको फ्राई कर रहा। अजीबो गरीब किस्म का कैरेक्टर था, पूरी कौम को उसने पीछे लगाया हुआ था, लोगों को वो कहानियां सुनाता था। कई दोस्त हमारे तब भी कहते थे बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। तो वो लाल टोपी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो किस महाज पे इस वक्त कहां पे मौजूद है और क्या कह रहा है। लेकिन ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए लोग थे और ये बेचारे अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो जो सारी जिंदगी हमसे बयानियां बनवाया उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। यही हुआ था ना उस मीटिंग में। जनरल बाजवा ने कहा कि आप कश्मीर को भूल जाएं और आप इंडिया के साथ तजारत के मामलात में नॉर्मलाइज करें, इसके ऊपर आप मीडिया के लोग जाकर काम करें, लोगों की राय हमवार करें कि कश्मीर को छोड़ दें, अभी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है, उनके साथ तजारत करनी चाहिए, बाकी मामलात करने चाहिए। ये जनरल बाजवा ने लगभग 30 के करीब सहाफियों की मौजूदगी में यह बात कही। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा जनरल साहब 70 साल कौम को चूरन बेचा हुआ है कि कश्मीर आप आजाद करवा के देंगे, आज आप कह रहे हैं कि जाके हम ये खबर दे दें। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे घर से, ये आप क्या कह रहे हैं। और जब हमने जनरल बाजवा को कहा कि क्या हम जाकर आपको कोर्ट कर दें, उसने कहा मैं मुकर जाऊंगा। आप अंदाजा करें ये कितने फ्रडिये लोग हैं। उसने कहा जी मैं मुकर जाऊंगा, मैंने जो बात की है ये ऑफ द रिकॉर्ड की है, जाके आपने ये करना, मेरी आपको सजेशन है आप जाके ये करें, इसराइल को तस्लीम करना है तो इसके ऊपर भी एक रायनामा हमवार करें। ये उस वक्त आर्मी चीफ की सोच थी और मैंने ये रिपोर्ट किया था, ये मैंने उस वक्त भी बताया था। ऐसा नहीं है कि आज पहली दफा बता रहा हूं, ये जनरल बाजवा आर्मी चीफ मौजूद था जब मैंने ये बात बताई थी और ये कहा था कि जनाब ये अब फौज पंगा कर रही है, इसकी मैंने कीमत भी चुकाई थी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।